नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं शासन प्रणाली है। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। देखिए, स्टेट की परिभाषा है और राज्य में 4 चीज़ों का होना बेहद जरूरी है। तो कौन कौन सी चीज़ उसमें होनी जरूरी होती है। तो सबसे पहले जनसंख्या जरूरी होती है। एक राज्य में 4 चीज़ें होती हैं। एक तो जनसंख्या होती है, दूसरा सरकार होता है, सरकार। तीसरी संप्रभुता होती है दोस्तों, संप्रभुता होती है। और एक भूभाग होता है। भूभाग का मतलब है कि निश्चित क्षेत्र होगा। तो 4 चीज़ें राज्य में होती है। अगर आप राज्य की डेफिनेशन देखेंगे तो राज्य में 4 चीज़ें होती है। कौन कौन सी। एक तो जनसंख्या होती है जिसको जनता कहते हैं, एक भूभाग होता है, सरकार होती है, और एक आपका संप्रभुता होती है। संप्रभुता का मतलब है कि आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो 4 चीज़ें होती है राज्य में। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑप्शन पढ़ेंगे तो पहला पढ़ेंगे आप, व्यक्ति को एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार होती है। देखिए, पहला हमने पढ़ा, अभी हम चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे। बी आप पढ़ेंगे तो एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। सी पढ़ेंगे आप, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। डी आप पढ़ेंगे, एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इन 4 ऑप्शन को अगर आपने पढ़ा तो राज्य की डेफिनेशन में कौन सी डेफिनेशन इसमें सूटेबल बैठ रही है। देखिए, राज्य में मैंने 4 तत्व आपको बताए हैं। सबसे पहला जो तत्व है राज्य में, कि एक तो सरकार आपकी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी संप्रभुता। देखिए, संप्रभुता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी है जनसंख्या होनी चाहिए और चौथा एक भूभाग होना चाहिए। तो ये 4 एलिमेंट जिसमें हमें मिल जाएंगे डेफिनेशन में, वो राइट आंसर होगा। देखिए, आप पहला पढ़ेंगे आप ए, तो व्यक्तियों का एक समुदाय। तो व्यक्तियों के एक समुदाय से मतलब क्या है कि एक जनसंख्या है। पहली बात में ठीक बैठ पा रही है। दूसरा, जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है। देखिए, बिना किसी बाह्य नियंत्रण के, बाह्य नियंत्रण का मतलब क्या है, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या है कि उस राज्य को आंतरिक और बाह्य कार्य कर आंतरिक और बाह्य मामलों में कार्य करने की स्वतंत्रता होगी। उस पर किसी भी देश की बाध्यता नहीं होगी या किसी के दबाव में आके कार्य नहीं करेगा वो। ठीक है, तो संप्रभुता का मतलब आप समझ ही गए हैं। स्थायी, एक निश्चित भूभाग भी आप समझ गए हैं। भूभाग मैंने आपको बताया, तो 3 बात उसमें पूरी हो चुकी है। चौथी आप पढ़ेंगे एक संगठित सरकार। तो सरकार वाली बात भी इसमें लागू हो रही है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ए। जबकि आप बी सी डी देखेंगे तो उसमें से इनमें से कोई ना कोई तत्व है ही नहीं। ठीक है, तो एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग इसमें है, स्वयं पर शासन करने, कानून व्यवस्था को बनाए रखने। तो दोस्तों, इसमें कहाँ है, इसमें तो ना तो संगठित सरकार के बारे में है, ना ही संप्रभुता का मतलब है। ठीक है, तो जिसमें चारों बात हो रही है वही राज्य की परिभाषा में आएगा। ठीक है, जिसमें से एक भी बात नहीं होगी या एक भी पॉइंट छूटा होगा, एक भी तत्व छूटा होगा राज्य में से, तो वह आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आपने देखा है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतने अच्छे से मुझे लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन को कोई आपको एक्सप्लेन ऐसा करेगा, बिल्कुल एक एक चीज। देखिए, अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित घटना चक्र को सोल्व करते समय। अगर आप यूट्यूब पर प्लेलिस्ट देखेंगे तो घटना चक्र को सोल्व करते समय इतने आपको अच्छे से नहीं कोई बताएगा। हाँ, टीचर्स वैसे बताएंगे जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई घटना चक्र अगर जो सोल्व करा रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि कोई इस प्रकार से आपको बताएगा कि राज्य में तत्व होते हैं, ये सब चीज़ होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, संप्रभुता का होता है। संप्रभुता का मतलब क्या है कि राज्य को अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में कार्य करने की स्वतंत्रता होगी। तो सी राइट आंसर, सबसे महत्वपूर्ण तत्व यही है। अगर जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, अगर संप्रभुता नहीं है तो दोस्तों वो राज्य है ही नहीं। तो सी आपने देखा।
आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। सेकंड पढ़ेंगे आप, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। देखिए, संप्रभुता हमारी किसी भी मामले में कम नहीं होगी। ठीक है, हम राष्ट्रमंडल के तो सदस्य हैं, लेकिन राष्ट्रमंडल के सदस्य होने के बाद भी हमारी संप्रभुता किसी भी मामले में कम नहीं है, 1% भी कम नहीं है, क्योंकि हमारे चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, चाहे हमारे आंतरिक हो, कुछ भी हो, उसमें हम स्वतंत्र हैं, हमें जैसा चाहे ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड आपका गलत है, फर्स्ट ठीक है। हाँ, हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं और राष्ट्रमंडल के सदस्य होने के बाद भी हमारी संप्रभुता का हनन नहीं होता है, तो ए राइट आंसर हुआ। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, तो सी राइट आंसर, संसदात्मक। देखिए, शासन प्रणाली सामान्यतः दो पद्धति होती है, एक तो संसद वाली और एक अध्यक्षात्मक वाली। अध्यक्षात्मक, तो इसमें अध्यक्ष का मतलब है जो प्रेसिडेंट, राष्ट्र का प्रमुख होता है। ठीक है, वो डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से चुना जाता है। तो ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, सी कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, डी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो विधायिका होती है, उस विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, और कार्यपालिका विधायिका के ही सदस्य होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों को सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। बी पढ़ेंगे आप, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सी, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। डी, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। देखिए, सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है, तो डी तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था वाली हमें सरकार बताना है कि कौन सी है। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, तो ये भी बात ठीक नहीं है। बी और सी आप पढ़ेंगे। देखिए, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, तो लोग कहाँ हटाते हैं? ठीक है, तो सी भी गलत है, बी राइट आंसर है। क्यों? सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो संसद में अगर विश्वास नहीं होता है सरकार का, तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को हटा सकते हैं। तो बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ब्रिटेन में आरंभ की गई थी, तो राइट आंसर हुआ ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। बी, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। सी, द्विसदनीय विधायिका है। डी, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली पूछी गई है यहाँ पे, और ब्रिटिश ब्रिटिश संसदीय प्रणाली। देखिए, इन दोनों में एक मूल अंतर ये है कि हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संसद ने, अगर भारतीय संसद ने या हमारी संसद ने कोई कानून बना दिया है, तो उसकी संवैधानिकता का निरीक्षण सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि वो अपना आप में सही है विधि या नहीं है। लेकिन अगर ब्रिटिश संसद ने कोई कानून बना दिया है, तो वहाँ की न्यायपालिका को जुडिशियली रिव्यू करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, ब्रिटिश मॉडल से हमारा मॉडल भिन्न है, हालांकि हमने वही पैटर्न अपना रखा है, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है? अगर आप पहला पढ़ेंगे, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। देखिए, पहला स्टेटमेंट बहुत अच्छा है और बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। अगर पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप, तो इसमें कह रखा है कि जो ब्रिटिश संसद बनाती है, जो ब्रिटिश संसद है, अगर कोई एक्ट बनाती है तो वही अंतिम है, उसकी कोई जुडिशियल रिव्यू हो नहीं सकती। पहला पॉइंट ये कह रहा है, अगर भारत में कोई विधि बनती है संसद द्वारा, तो उस एक सीमित है, उसके वो संविधान के अनुसार ही बनेगी वो। ठीक है, तो ये बात कह रहा है, ये तो भिन्नता है। तो पहला ठीक है, हाँ, कि ये बात सही है कि ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है। सर्वोपरि का मतलब है कि संसद ने कोई कानून बना दिया तो फाइनल है, उसमें कोई रिव्यू
सुप्रीम कोर्ट वहाँ का नहीं कर सकता, लेकिन भारत में अगर संसद ने कोई कानून बनाया तो उसकी रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। परिसीमित है उसकी शक्तियाँ, परिसीमित का मतलब है वो संविधान के दायरे के अनुसार ही बना सकती है विधि। कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो अन्यायोचित हो या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हो। तो पहली बात ठीक है आपका, पहली बात ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ठीक होगा, तो बी तो एलिमिनेट हो गया आपका और डी भी एलिमिनेट हो गया, तो 50-50 तक आप पहुंच चुके हैं। सेकंड पढ़ेंगे आप, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। ये बात भी ठीक है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, तो बी भी आपका ठीक है। तो फर्स्ट और सी दोनों ठीक है आपके, तो सी राइट आंसर हुआ। देखिए आप यहाँ पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन को, तो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। मतलब ब्रिटिश में संसद सर्वोपरि है, संप्रभुता है संसद की, लेकिन भारत में संसद सर्वोपरि नहीं है, हमारे यहाँ संविधान सर्वोपरि है। माँ संसद की सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है जो किसी विधि का सर्जन या किसी विधि का समापन कर सकती है, ठीक है। तो हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघीयात्मक सरकार। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये पूछा है। तो हमारे यहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं है, तो बी राइट आंसर, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री देश के प्रमुख होते हैं। देखिए संसदात्मक में प्रधानमंत्री हमारे यहाँ नेता होते हैं, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट हमारे राष्ट्रपति हैं, लेकिन वे अप्रत्यक्ष वोट के माध्यम से चुने गए हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे अध्यात्मक शासन प्रणाली नहीं है, हमारे यहाँ संसदात्मक सरकार की प्रणाली है, तो ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। तो भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही नहीं है, तो राष्ट्रपतीय पद्धति नहीं है हमारे यहाँ पे, आपको पता है हमारे यहाँ संसदात्मक पद्धति है जिसमें प्रधानमंत्री देश के प्रधान होते हैं, ठीक है। तो डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, डी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है। देखिए जो ये चैप्टर है इसमें शासन प्रणाली, शासन प्रणाली में से का मतलब क्या है कि पूरे विश्व में कौन कौन सी शासन प्रणाली है, मुख्यतः कौन कौन सी है, हमारे देश में कौन सी है, संसदात्मक में और अध्यक्षात्मक में क्या अंतर है, हमने संसदात्मक क्यों अपनाई है, अमेरिकन ने अध्यक्षात्मक क्यों अपनाई है, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहाँ पे क्यों अपनाया है उन्होंने, ठीक है। तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अपनाया है, तो यही कुछ अंतर इसमें पूछे गए हैं। देखिए घुमा फिरा के सवाल वही है, अगर आपने एक बार कंसेप्ट बना लिया तो फिर आपका आंसर गलत नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है, तो वही है कि संसदीय स्वरूप के क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। अगर आप अध्यक्षात्मक प्रणाली देखेंगे तो उसमें क्या नुकसान है, क्या प्रॉफिट है उसका, क्या बेनिफिट है सॉरी उसका, है ना। तो ये सब इसमें आप देखते हैं। तो ए पढ़ेंगे आप, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बी यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। सी कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। डी सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। देखिए सी राइट आंसर है, क्योंकि कार्यपालिका क्या होती है, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यही है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, और इसी वजह से हमने संसदीय स्वरूप को अपनाया भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो संसदीय स्वरूप है वो उत्तरदायित्व ज़्यादा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। देखिए संसदीय प्रणाली है तो वही घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, तो इनको आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, संसदीय स्वरूप है, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली है, तो अगर आप अच्छे से इनको कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो फिर इनसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, अगर पहला पढ़ेंगे आप, मंत्रिमंडल के सदस्य
संसद के सदस्य होते हैं, तो ये तो आपको पता है कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं, चाहे लोकसभा के चाहे राज्यसभा के। पहला सही है, तो पहला सही है, तो आप बी को एलिमिनेट कर दीजिए। तो ए सी को भी एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि पहला तो ठीक है। देखिए 50-50 तक तो आप आसानी से पहुंच चुके हैं। ठीक है, सेकंड पढ़ेंगे आप, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, तो ये भी बात ठीक है। डी पढ़ेंगे, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कहाँ होता है? तो राज्य का अध्यक्ष तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो थर्ड गलत है आपका, फर्स्ट और सेकंड ठीक है, तो ए राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्रता है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो ई राइट आंसर है कि इसमें से कोई भी ठीक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनना है जो मंत्रिमंडल स्वरूप के सरकार में अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। देखिए बहुत ही इत्मीनान से आपको पढ़ना है, कंसेप्ट बेस ये वाला क्वेश्चन है। पहला पढ़ेंगे, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। बी अगर आप देखेंगे, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसका उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। देखिए ये भी आपका गलत है। सी पढ़ेंगे आप, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि। डी पढ़ेंगे आप, उस शासन अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दिशा में है। देखिए उसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दिशा में है, तो डी तो बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है, मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार में यह सिद्धांत थोड़ी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 16 क्वेश्चन का? सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो राष्ट्रपति जो पद्धति होती है, प्रेसिडेंटल सिस्टम, उसमें राष्ट्रपति में ही निहित होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हुआ ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। ठीक है, थर्ड पढ़ेंगे आप, सर्वोच्चता भारत की जनता में निहित है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है दोस्तों, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह शक्ति तो विभाजित है। ठीक है ना, केंद्र और राज्य में विभाजित है, तो फोर्थ गलत है आपका। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है, तो बी राइट आंसर हुआ कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, और उसको सत्ता कहाँ पर है? भारत की जनता में निहित है। तो राइट आंसर क्या हुआ? बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। सेकंड पढ़ेंगे आप, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। थर्ड, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। फोर्थ, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। देखिए बहुत ही स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ने हैं। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, तो पहला ठीक है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य, यह भी ठीक है। और फोर्थ भी ठीक है। देखिए फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ठीक है। अगर स्टेटमेंट में केवल फर्स्ट सेकंड फोर्थ होता तो हम यही टिक कर देते। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं है यहाँ पे। थर्ड भी ठीक माना गया कि भारत में लोकतांत्रिक समाज है, तो डी राइट आंसर है। हालांकि हमारा जो समाज अभी लोकतांत्रिक पूर्णतः नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें ऑप्शन में देखिए दोस्तों फर्स्ट सेकंड फोर्थ कहीं नहीं है। अगर इसमें फर्स्ट सेकंड फोर्थ होता तो हम फर्स्ट सेकंड फोर्थ लगा देते, जबकि ऐसा नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हम चारों को ही ठीक मानेंगे। ठीक है, तो आपने इसका आंसर देखा, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार। तो सत्तावादी सरकार भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है, जबकि ए बी सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त है। तो भारतीय संविधान से प्राप्त होते हैं, आगे पढ़ना ही नहीं है, तो ए राइट आंसर है। ठीक है, संविधान से ही सबको अधिकार प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? देखिए संवैधानिक सरकार है, तो हमें बताना कि इसका आशय क्या है। देखिए पढ़ेंगे आप, ए पढ़ेंगे आप, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। बी, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्ति है वो।
सी, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो संविधान की सीमाओं के दायरे में काम करती है। ठीक है, तो डी राइट आंसर है, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध है। ठीक है, संविधान से बाहर जाके वे कार्य नहीं कर सकते हैं, संविधान के अंदर ही उसको काम करना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो ए पढ़ेंगे आप, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आर पढ़ेंगे आप, कथन भारत का अपना एक संविधान है। ठीक है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी आपको पता है कि ये सही है। और भारत का अपना एक संविधान है, तो ए ठीक है और आर भी सही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। जो कथन है लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, ये संविधान है, तो इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है ये। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो बी आपने देखा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। देखिए सुशासन की विशेषता पूछी है कि सुशासन की विशेषता कौन सी नहीं है। तो जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, ये तो सुशासन की विशेषता है, लेकिन लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस की ये विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है। तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेलफेयर स्टेट का काम क्या होता है कि कमजोर वर्ग जो होते हैं, वंचित वर्ग, उनके कल्याण के लिए कार्य करता है वो। तो बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है। तो वेलफेयर स्टेट की के बारे में बात कर रखी है, तो ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो कल्याणकारी राज्य दर्शन है, समाजवादी दर्शन है, राजनीतिक समानता दर्शन है, साम्यवादी राज्य की स्थापना करना हमारे संविधान का दर्शन नहीं है। तो डी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नामात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो डी इसका राइट आंसर है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो प्रमुख स्रोत जनता है, तो राइट आंसर हुआ ए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। तो संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकारों का राज्यों के पास होना। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है दोस्तों एकल कार्यपालिका। ठीक है, तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसकी क्या विशेषता है हमें ये बतानी है। तो ए पढ़ेंगे आप, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। बी, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। सी, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। डी, उपरोक्त वर्णित सभी तथ्य सही हैं। देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये ठीक है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन भी स्वयं करता है, ये भी ठीक है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक हैं, तो डी राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में पूछा है कि प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो अमेरिका में हुआ, तो ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर है डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो सबसे बेस्ट विकल्प इनमें से कौन सा है भारत में प्रजातंत्र के बारे में। तो जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, प्रजातंत्र। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है, पूरा अधिकार है, तो सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। बी, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को। सी, गतिशीलता को, दूरदर्शिता से युक्त एवं बेहतर व्यक्ति को। डी, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो सबसे बेस्ट विकल्प इसमें से है दोस्तों ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को विकास करने में लोकतंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो राइट आंसर है ए। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। देखिए गणतंत्र का मतलब होता है जो हेड ऑफ स्टेट है वो
निर्वाचित होना चाहिए। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट का मतलब है जो राष्ट्रपति है, हमारे देश का जो प्रमुख है, राज्य प्रमुख जो है वे राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे वंशानुगत पद नहीं है, वो राजा रानी नहीं है, उनका निर्वाचन होता है। तो पढ़ेंगे ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी, भारत में संसदीय शासन नहीं है। सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। डी, भारत राज्यों का संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो राइट आंसर हुआ सी। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। गणतंत्र का मतलब होता है कि हेड ऑफ स्टेट आपका निर्वाचित होना चाहिए। तो पहला ही आंसर ठीक है आपका, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना, डी, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का वितरण। तो भारत का संविधान परिसंघीय है। परिसंघीय का मतलब दोस्तों क्या होता है कि शक्तियां केंद्र और राज्यों में बटी होती है। ठीक है, तो परिसंघीय का मतलब यही होता है। तो राइट आंसर है डी, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का वितरण। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, नहीं कठोर नहीं लचीला, कुछ मात्रा में कठोर है, कुछ मात्रा में लचीला। तो डी ही राइट आंसर है कि अंशतः कठोर अंशतः लचीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। तो देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व, ये तो आपका ठीक है। न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, डी, वास्तविक एवं नामात्र कार्यपालिका। तो न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है वो ब्रिटेन में नहीं है। वहाँ पे अगर संसद ने कोई कानून बना दिया तो वहाँ की जो 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 न्यायपालिका है उसका जुडिशली रिव्यू नहीं कर सकती है। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो कथन ए आप पढ़ेंगे, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। ठीक है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। देखिए दोनों ही बात आपकी ठीक है, लेकिन इसका ये सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो आपको आर तो पता है कि भारत तो एक संघीय राज्य है, तो आर तो आपका गलत होगा। ठीक है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, तो ए सही है आपका, आर गलत है। ठीक है, तो ए सही है आपका, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, और आर आपका क्या है, गलत। कारण क्या आपका गलत। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? देखिए चार ऑप्शन है आपके पास। स्वरूप संघीय हमें बताना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, डी, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में संघीय स्वरूप का मतलब क्या है दोस्तों? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, उस पर कोई दबाव नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हुआ, ए, जबकि बी सी डी आपके क्या है, गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो केंद्र तथा राज्यों की भी शक्ति का बंटवारा, बी, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, सी, गहरी नागरिकता, डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसमें पूछा है कि भारत के संविधान का संघीय लक्षण कौन सा नहीं है? तो एकहरी नागरिकता संघीय लक्षण नहीं है, जबकि केंद्र तथा राज्यों की भी शक्ति का बंटवारा ये संघीय लक्षण है। बी भी संघीय लक्षण है और डी भी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। हमें बताना है कि एकात्मकता के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, एकात्मकता मतलब है कि केंद्र शक्तिशाली होगा वहां पे। देखिए लिखित संविधान है, देखिए अगर लिखित संविधान होगा क्या केंद्र शक्तिशाली होगा? देखिए कठोर संविधान है, अगर कठोर संविधान हुआ तो केंद्र उसको आसानी से संशोधन नहीं कर सकता है। तो एकात्मकता के तत्व कहाँ है? एकात्मकता का मतलब है कि केंद्र सरकार को मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो बी पढ़ते हैं।
देखिए अगला जो क्वेश्चन है, तो संविधान की सर्वोच्चता, अगर आप संविधान सर्वोच्च है तो देखिए एकात्मकता, तो मैंने आपको बता दिया कि एकात्मकता का मतलब क्या है कि केंद्र आपका मजबूत होना चाहिए, तो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति है। फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है आपका, देखिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, ये नहीं है। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति है, तो यह भी है, ठीक है। ठीक है, तो आपका फोर्थ और फिफ्थ, देखिए फोर्थ है और सिक्स्थ है, तो ये दोनों तो आपके ठीक होने वाले हैं। देखिए सेकंड पढ़ेंगे आप, सातवां, संवैधानिक संकट, तो 4 और 6 तो आपके ठीक है। ठीक है ना, तो 4 6 किस में है दोस्तों, तो ए में नहीं है ना बी में है, तो डी में। देखिए 4 इसमें और 6 इसमें है, तो 7 भी ठीक है आपका, तो डी राइट आंसर हुआ। तो एकात्मकता का मतलब क्या होता है कि आपका केंद्र जो है वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। ठीक है, एकात्मक तत्व, एकात्मकता का मैंने आपको मतलब बताया है कि केंद्र मजबूत होना चाहिए, तो आप इसमें पढ़ेंगे आप शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तो ये नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति, तो सेकंड है आपका। आप थर्ड पढ़ेंगे, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, यह भी है। न्यायिक पूर्णावलोकन, तो दोस्तों ये गलत है आपका। अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, तो ये गलत है। ठीक है, तो 2 3 और 5, तो 2 3 5 किस में है, तो बी में है, तो बी राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो उन्हें अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।